गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर मृणाली चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। इसके प्रथम और द्वितीय भाग में हमने वाष्पोत्सर्जन की विभिन्न साइट्स का अध्ययन किया था तथा स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया एवं उससे संबंधित विभिन्न थ्योरीज का अध्ययन किया था। आज इसके तृतीय भाग में हम ट्रांसपायरेशन की दर को नापने के तरीके और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। ट्रांसपायरेशन अर्थात वाष्प के रूप में जल की जो पादपों से हानि होती है वह हानि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जैसा कि पिछले वीडियोस में बताया था कि 80% तक वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा होता है एवं यह स्टोमेटा गार्ड सेल से घिरी हुई संरचना है जो कि बंद हो सकती हैं एवं खुल सकती हैं। अतः स्टोमेटा की संरचना पत्ती से वाष्प के निष्कासन के समय अवरोध उत्पन्न करती है। स्टोमेटा जब बंद हो जाते हैं तो यह वाष्प पत्तियों से बाहर नहीं निकल पाती एवं जब स्टोमेटा खुल जाते हैं तब वाष्प का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार स्टोमेटा द्वारा वाष्पोत्सर्जन में एक अवरोध उत्पन्न किया जाता है। इस स्टोमेटा के द्वारा उत्पन्न होने वाले अवरोध को स्टोमेटल रेजिस्टेंस कहते हैं। स्टोमेटा से होने वाला वाष्पोत्सर्जन बाहर वातावरणीय कारकों पर भी निर्भर करता है। स्टोमेटा के ऊपर वायु की जो लेयर पाई जाती है वह लेयर भी निकलने वाली वाष्प के एनवायरनमेंट में डिफ्यूजन होने में एक अवरोध उत्पन्न करेगी एवं स्टोमेटा के बाहर उपस्थित वायु के द्वारा वाष्प के निष्कासन में होने वाला अवरोध बाउंड्री लेयर या एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अतः स्टोमेटल रेजिस्टेंस एवं एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो व्यवधान हैं यह स्टोमेटल रेजिस्टेंस एवं एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस यह दोनों ही अवरोध वाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारित करने के लिए मुख्य कारक के रूप में कार्य करते हैं। वे सभी कारक जो कि इन दोनों रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं ट्रांसपायरेशन की रेट को भी प्रभावित करते हैं। अतः अब हम उन कारकों का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा स्टोमेटल रेजिस्टेंस एवं एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस निर्धारित होते हैं। प्रथम कारक जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है वह है लाइट। लाइट वाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारित करने के लिए सबसे प्रमुख कारक है। हमने देखा था कि प्रकाश के प्रभाव में फोटोएक्टिव प्लांट्स में स्टोमेटा खुलते हैं एवं अंधकार में बंद हो जाते हैं। इसके विपरीत स्कोटोएक्टिव प्लांट्स में अंधकार के द्वारा अंधकार से उद्दीपित होकर स्टोमेटा खुलते हैं जबकि प्रकाश में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इस प्रकार फोटोएक्टिव एवं स्कोटोएक्टिव प्लांट्स में स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। विभिन्न प्लांट्स में स्टोमेटा के खुलने के लिए आवश्यक सनलाइट की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जैसे तंबाकू या टोबैको के प्लांट में लो लाइट में भी स्टोमेटा खुल जाते हैं जबकि अन्य प्लांट्स में स्टोमेटा के खुलने के लिए फुल सनलाइट की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार कुछ प्लांट्स में स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना नीले प्रकाश के द्वारा उद्दीपित होता है। इन प्लांट्स में स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना फाइटोक्रोम्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्योंकि अधिकतर प्लांट्स में स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना लाइट द्वारा रेगुलेट होता है, अतः लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपायरेशन की
दर भी बढ़ती जाती है। यदि हम लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ चित्र में दर्शाए अनुसार आता है। प्रारंभिक अवस्था में लाइट इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपायरेशन की दर भी बढ़ती जाती है, परंतु एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद यह स्थिर हो जाती है। स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण प्रकाश के द्वारा दो प्रकार से संभव हो पाता है। लाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण गार्ड सेल्स के आसपास के वातावरण में व स्वयं गार्ड सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में परिवर्तन आता है। साथ ही फोटोसिंथेसिस से बनने वाले एटीपी पोटेशियम आयंस के ट्रांसपोर्ट में भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। अतः यह दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा प्रकाश स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है एवं उसके अनुसार ट्रांसपायरेशन की रेट भी प्रभावित होती है। साथ ही मैक्सिमल स्टोमेटल ओपनिंग के लिए आवश्यक लाइट की मात्रा विभिन्न स्पीशीज़ के लिए अलग अलग होती है। ट्रांसपायरेशन की रेट को प्रभावित करने वाला अन्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव लाइट इंडिपेंडेंट एवं लाइट डिपेंडेंट दोनों ही प्रकार का हो सकता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वातावरणीय कंसंट्रेशन जो कि 300 ppm है से अधिक हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं एवं इससे कम कंसंट्रेशन होने पर स्टोमेटा खुल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यह प्रभाव लाइट इंडिपेंडेंट प्रभाव है, अर्थात इस पर प्रकाश का प्रभाव नहीं रहता है। साथ ही यह पाया गया है कि CO2 फ्री एयर में स्टोमेटा अंधकार में भी बंद नहीं होते हैं। लाइट डिपेंडेंट इफ़ेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो यह देखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक कंसंट्रेशन के कारण बंद हुए स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम किए जाने पर भी खुलते नहीं हैं, जब तक कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपलब्ध नहीं कराया जाता। प्रकाश उपलब्ध कराने पर ही इस प्रकार के स्टोमेटा खुल पाते हैं, क्योंकि बाह्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम कर देने के बावजूद भी सब स्टोमेटल कैविटी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अधिक ही रहती है, क्योंकि स्टोमेटा बंद हैं। इस कारण सब स्टोमेटल कैविटी में स्टोमेटा की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए प्रकाश उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। प्रकाश की उपलब्धता के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण सब स्टोमेटल कैविटी में भी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है एवं स्टोमेटा खुल जाते हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का यह प्रभाव लाइट डिपेंडेंट इफ़ेक्ट होता है। ट्रांसपायरेशन के रेट को प्रभावित करने वाला अगला कारक है टेम्परेचर। सामान्यतः 30 से 35 डिग्री के मध्य टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ट्रांसपायरेशन की रेट भी बढ़ती जाती है, परंतु यह स्थिति तभी रहती है जब वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो। यदि जल पर्याप्त मात्रा में है तो 5 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर की वृद्धि होने पर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी बढ़ती जाती है, परंतु इससे अधिक टेम्परेचर होने पर लगभग 30 या 35 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होने पर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिसके कारण ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाती है। यह स्थिति प्रायः दोपहर के समय देखने को मिलती है, जब सूर्य के प्रकाश के कारण अधिक टेम्परेचर होने पर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं एवं दोपहर के समय
ट्रांसपायरेशन की रेट भी कम हो जाती है। साथ ही टेम्परेचर, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को भी प्रभावित करता है, अन्य कारकों पर भी अपना प्रभाव दर्शाता है। अगला कारक है वाटर स्ट्रेस। जल की कमी होने पर या वाटर स्ट्रेस कंडीशन होने पर, जो कि हायर ट्रांसपायरेशन रेट के कारण हो सकती है, या जल का एब्जॉर्प्शन कम होने के कारण वाटर स्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है। ऐसी स्थिति में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं एवं चाहे अन्य कारक जैसे लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एवं टेम्परेचर अनुकूल होने पर भी जल अभाव की स्थिति में या वाटर स्ट्रेस की स्थिति होने पर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं एवं ऐसी स्थिति में ट्रांसपायरेशन की रेट भी कम हो जाती है। राइट एवं हेरन ने पाया कि वाटर स्ट्रेस होने की कंडीशन में प्लांट में एब्सिसिक एसिड का निर्माण होता है एवं यह निर्माण बहुत ही तीव्र गति से होता है। वाटर स्ट्रेस की स्थिति होने पर लगभग 7 मिनट में ही एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है एवं यह एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा के क्लोजर के लिए उत्तरदायी होता है। अतः वाटर स्ट्रेस कंडीशन होने पर एब्सिसिक एसिड का निर्माण होने के कारण स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, परंतु जल उपलब्ध होने पर या यह वाटर स्ट्रेस कंडीशन समाप्त होने पर भी स्टोमेटा इतनी तीव्र गति से खुलते नहीं हैं, क्योंकि प्लांट में बना हुआ एब्सिसिक एसिड कुछ समय तक अपना प्रभाव रखता है, जिसके कारण स्टोमेटा का खुलना तीव्र गति से संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कारक है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस को प्रभावित करती है। आर्द्रता अधिक होने पर यह स्टोमेटा से निकलने वाली वाष्प को वायुमंडल में विसरित होने में बाधा उत्पन्न करती है। अतः हाई ह्यूमिडिटी होने पर ट्रांसपायरेशन की रेट भी कम हो जाती है, जबकि शुष्क हवा होने पर या ह्यूमिडिटी लो होने पर ट्रांसपायरेशन की रेट भी अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्लांट फैक्टर्स भी ट्रांसपायरेशन की रेट को प्रभावित करते हैं। पादपों में लीफ की साइज, उनका शेप, उनका ओरिएंटेशन आदि के द्वारा ट्रांसपायरेशन की रेट प्रभावित होती है। सामान्यतः पत्ती की सतह लंबी होने पर या सूर्य के विकिरणों से इनका ओरिएंटेशन राइट एंगल पर होने पर ट्रांसपायरेशन की रेट भी अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त पत्ती की सतह पर क्यूटिकल, हेयर या स्केल की उपस्थिति भी ट्रांसपायरेशन की रेट को प्रभावित करती है। सामान्यतः देखा गया है कि ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में क्यूटिकल की लेयर मोटी होती है तथा पत्तियों की सतह पर विभिन्न प्रकार के कोटिंग जैसे वैक्स की लेयर का उपस्थित होना उनमें ट्रांसपायरेशन की रेट को कम करता है। अब हम चर्चा करते हैं एंटी ट्रांसपायरेंट्स की। एंटी ट्रांसपायरेंट्स क्या होते हैं? यह फिजिकल एवं केमिकल एजेंट्स हैं जो कि ट्रांसपायरेशन की रेट को कम कर देते हैं। सामान्यतः केमिकल एजेंट्स को ही एंटी ट्रांसपायरेंट्स की संज्ञा दे दी जाती है। इन पदार्थों का प्रयोग अधिकतर फसलों में किया जाता है। इनके छिड़काव से ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाने के कारण कम जल में भी या जल की उपलब्धता कम होने पर भी अधिक मात्रा में फसल प्राप्त की जा सकती है। आदर्श रूप में एंटी ट्रांसपायरेंट्स को नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। प्रकृति के किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए ये पदार्थ नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। साथ ही इनकी प्लांट में मोबिलिटी भी कम होनी चाहिए, जिससे ये स्टोमेटा की गार्ड सेल्स तथा उसके आसपास की कोशिकाओं को प्रभावित करें, अन्य कोशिकाओं पर इनका प्रभाव ना रहे। साथ ही
एक आदर्श एंटी ट्रांसपेरेंट का प्रभाव रिवर्सिबल होना चाहिए तथा यह प्रभाव कुछ समय तक के लिए पौधे में नियत बना रहना चाहिए, जिसके कारण फसल में इसके छिड़काव होने पर हमें इसके प्रभाव से लाभ मिल सके, इसके छिड़काव से लाभ मिल सके एवं इसकी कीमत भी कम हो, एक्सपेंसिव ना हो, जिससे सामान्य कृषक इसका प्रयोग सरलता से कर सके। एंटी ट्रांसपेरेंट मुख्य रूप से दो प्रकार के केमिकल्स होते हैं। पहला, फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड्स, अर्थात यह ऐसे पदार्थ हैं जो कि पत्ती के ऊपर की ओर एक पतली फिल्म का निर्माण कर लेते हैं, जिसके की कारण जल वाष्प का वायु में सरलता से विसरण नहीं हो पाता है। इस श्रेणी में आने वाले मुख्य एंटी ट्रांसपेरेंट हैं डाईमेथिल सिलिकॉन के इमल्शंस, इसके अलावा पॉलीएथिलीन और प्लास्टिक फिल्म्स या वैक्स इमल्शन भी पादप के पत्तियों पर एक फिल्म का निर्माण कर लेती हैं और जल वाष्प के विसरण को कम कर देती हैं। दूसरे प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट्स स्टोमेटल इनहिबिटर कहलाते हैं, अर्थात यह स्टोमेटा के बंद होने की प्रक्रिया को इनिशिएट कर देते हैं, जिससे इनके छिड़काव होने के कारण स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाती है। अब प्रमुख स्टोमेटल इनहिबिटर्स हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे एस्पायरिन के नाम से भी जाना जाता है, तथा फेनिल मर्करिक एसीटेट। इसके अलावा कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट्स प्लांट्स में प्राकृतिक रूप में भी बनते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्टोमेटा को बंद कर देता है। अतः एब्सिसिक एसिड पौधों में बनने वाला एक नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट है। इसी प्रकार सॉर्गम की पत्तियों में फार्निसॉल का भी निर्माण एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त क्लोरोजेनिक एसिड और स्कोपोलेटिन भी नेचुरली अकरिंग एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं। इस प्रकार यह विभिन्न एंटी ट्रांसपेरेंट्स पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि यह ट्रांसपायरेशन की जो रेट है, इसे हम किस प्रकार से मेज़र कर सकते हैं। ट्रांसपायरेशन की रेट को नापने के लिए स्टीफन हेल्स ने अपनी पुस्तक वेजिटेबल स्टैटिक्स में विभिन्न प्रकार के तरीकों का या मेथड्स का विवरण दिया था एवं आज के भी समय में ट्रांसपायरेशन की रेट को नापने के लिए जो तरीके प्रयोग किए जाते हैं, यह स्टीफन हेल्स के द्वारा दिए गए मेथड्स का ही मॉडिफिकेशन ही है। किसी गमले में लगे हुए पौधे में ट्रांसपायरेशन की रेट को नापने के लिए उसके गमले को पूर्ण रूप से पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, जिससे कि गमले की मिट्टी से होने वाले जल वाष्प की हानि को रोका जा सके एवं इस गमले को वेइंग मशीन पे रख देते हैं। प्रारंभ में गमले के वेट को नोट कर लिया जाता है तथा समय के साथ इसकी पत्तियों से होने वाले ट्रांसपायरेशन के कारण इसमें जल की हानि होगी, क्योंकि गमले के ऊपर पॉलीथीन लगी हुई है, अतः इस भाग से जल की हानि संभव नहीं है। ऊपर पादप के भाग से होने वाली जल की हानि के कारण वेइंग मशीन में पौधे के वेट में परिवर्तन हमें दिखाई देगा, जिसको कि नोट करके हम ट्रांसपायरेशन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की विधि से हम ट्रांसपायरेशन की दर को कुछ समय के अंतराल के लिए ही ज्ञात कर सकते हैं। लंबे समय में होने वाली ट्रांसपायरेशन की हानि को इस तरीके से ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि
ट्रांसपायरेशन होने के साथ साथ पौधे में फोटोसिंथेसिस के कारण जो वेट में या जो मास में वृद्धि होगी, वह वृद्धि इस पादप के भार में भी परिवर्तन लाएगी। अतः लंबे समय में होने वाले ट्रांसपायरेशन को इस विधि द्वारा हम नाप नहीं सकते। कम समय के लिए ट्रांसपायरेशन को ज्ञात करने के लिए यह विधि उपयुक्त है। नेक्स्ट, ट्रांसपायरेशन को नापने के लिए पोटोमीटर्स का प्रयोग किया जाता है। पोटोमीटर ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा ट्रांसपायरेशन की रेट को ज्ञात किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पोटोमीटर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको दो पोटोमीटर चित्र में दर्शाए गए हैं, एक गैनोंग पोटोमीटर, दूसरा फार्मर पोटोमीटर। प्रथम हम गैनोंग पोटोमीटर की बात करें। यह कांच का बना हुआ उपकरण है जिसमें यह जो नली है, इस नली के एक सिरे पर हम प्लांट की ट्विग को कॉर्क की सहायता से लगा देते हैं तथा दूसरे सिरे को जल से भरे हुए एक बीकर में डिप कर दिया जाता है। इस नली के मध्य में रिजर्वॉयर लगा हुआ है। संपूर्ण उपकरण को जल से भर दिया जाता है। प्रयोग को प्रारंभ करने के लिए बीकर में डूबे हुए नली के सिरे पर कुछ समय के लिए अंगूठा लगा देते हैं, जिसके कारण प्लांट की ट्विग से वाष्पोत्सर्जन होने पर, क्योंकि जल में आसंजन एवं ससंजन बल होते हैं, अतः जल यहाँ नली से ऊपर ट्विग में प्रवेश करेगा। इस कारण से वाटर के मॉलिक्यूल नली में आगे की ओर बढ़ेंगे एवं यहाँ अंगूठा लगा होने के कारण एक गैप क्रिएट हो जाएगा एवं कुछ समय पश्चात हम अंगूठा हटा लेंगे एवं यह नली बीकर में डिप रहने देंगे। अतः इस नली में एक छोटा बबल प्रवेश कर जाएगा। उपकरण को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रख करके हम ट्रांसपायरेशन की रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। बबल के प्रवेश करने के पश्चात इस बबल की पोजीशन यहाँ उपकरण पे लगी हुई स्केल पर निर्धारित स्थान पर आने पर हम उसे नोट कर लेते हैं तथा समय के साथ ट्विग के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होने पर यह एयर बबल धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की हानि नली के इस सिरे से हो रही है एवं आसंजन एवं ससंजन बल के कारण जल के अणु आगे की ओर गति करते जा रहे हैं। अतः इस कारण से इस वाटर कॉलम में डाला गया यह बबल भी आगे की ओर कॉलम के साथ में गति करेगा। बबल की गति करने की जो रेट है, इस रेट के द्वारा ट्रांसपायरेशन की दर को भी नापा जा सकता है। इस प्रकार से इस उपकरण को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रख करके ट्रांसपायरेशन की दर पर विभिन्न प्रकार के कारकों के प्रभाव का भी अध्ययन किया जा सकता है। एयर बबल को पुनः पीछे की ओर लाने के लिए तथा प्रयोग को पुनः प्रारंभ करने के लिए यहाँ रिजर्वॉयर में लगे हुए इस स्टॉपर को धीरे धीरे करके खोला जाता है, जिससे रिजर्वॉयर से जल यहाँ नली में प्रवेश करता है एवं जल के इस प्रवेश के कारण एयर बबल वापस पीछे की ओर गति करता है। इस बबल की स्थिति नियत हो जाने पर पुनः स्टॉपर को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार गैनोंग पोटोमीटर में हॉरिजॉन्टल ट्यूब में प्रवेश कराए गए एयर बबल की गति ट्रांसपायरेशन की रेट को दर्शाती है एवं इस उपकरण को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रखने पर विभिन्न कारकों के ट्रांसपायरेशन पे प्रभाव का भी अध्ययन किया जा सकता है। दूसरे प्रकार का पोटोमीटर है
फार्मर पोटोमीटर एक बोतल के शेप का उपकरण होता है जिसमें एक चौड़ी कॉक लगी है जिसमें 3 छिद्र होते हैं। प्रथम छिद्र में स्टॉपर लगा हुआ रिजर्वॉयर अटैच है। द्वितीय छिद्र में हम प्लांट की ट्विग को लगाते हैं जिसके वाष्पोत्सर्जन की दर हमें ज्ञात करनी है, तथा तीसरे छिद्र में एक बेंटेड ट्यूब लगाई जाती है जिस पर कि स्केल लगी रहती है। इस उपकरण को प्रयोग प्रारंभ करने से पहले पूर्णतः जल से भर दिया जाता है तथा बेंटेड ट्यूब में एक एयर बबल प्रवेश कराया जाता है। उपकरण को इस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर को ज्ञात करने के लिए रख देते हैं। जैसे जैसे इस ट्यूब के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, जल की हानि होती है। जल की आपूर्ति बोतल में रखे जल के द्वारा की जाती है, जिसके कारण बोतल में जल की कमी होने लगती है क्योंकि जल में आसंजन एवं संसंजन बल अधिक होते हैं। इस कारण से बेंटेड ट्यूब से जल बोतल में प्रवेश करता है। जल के बोतल में प्रवेश करने के कारण वाटर कॉलम के साथ साथ यह एयर बबल इस स्थिति में मूवमेंट प्रारंभ कर देता है। ट्विग के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होने पर एयर बबल का मूवमेंट इस दिशा में प्रारंभ हो जाता है। इस एयर बबल के मूवमेंट की स्पीड के द्वारा हम वाष्पोत्सर्जन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। अगेन एयर बबल को पुनः अपनी प्रारंभिक पोजीशन में पहुंचाने के लिए तथा प्रयोग को पूरा प्रारंभ करने के लिए रिजर्वॉयर में लगे हुए स्टॉपर को खोल देते हैं, जिसके कारण रिजर्वॉयर से जल बोतल में प्रवेश करता है तथा बोतल में प्रवेश करा हुआ जल बेंटेड ट्यूब में जाने पर एयर बबल पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आता है और ऐसी स्थिति में स्टॉपर को बंद कर देते हैं। इस प्रकार फार्मर पोटोमीटर एवं गैनोम पोटोमीटर के द्वारा हम वाष्पोत्सर्जन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को ज्ञात करने के लिए अगला तरीका है ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के द्वारा। ह्यूमिडिटी मेजरमेंट का यह तरीका केवल एक पत्ती के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम पूरे पौधे से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को ज्ञात नहीं कर सकते। इस मेथड के द्वारा ट्रांसपायरेशन की रेट को ज्ञात करने के लिए पत्ती को एक प्लेक्सी ग्लास ट्यूब या प्लास्टिक ग्लास की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है। यह ट्यूब पूर्ण रूप से सील होती है तथा इसमें एक सिरे से एयर को प्रवेश कराया जाता है तथा इसके दूसरे सिरे पर एयर बाहर की ओर आती है। अंदर प्रवेश करने वाली एयर तथा बाहर प्रवेश से निकलने वाली एयर के ह्यूमिडिटी में जो अंतर होता है वह ट्रांसपायरेशन को दर्शाता है। ह्यूमिडिटी में यह अंतर हाइग्रोमीटर से मेजर किया जा सकता है अथवा इन्हें कैल्शियम क्लोराइड के प्रयोग से भी मेजर किया जा सकता है। इसके लिए छोटी ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड की निर्धारित मात्रा को रख दिया जाता है तथा कैल्शियम क्लोराइड के वेट में होने वाला परिवर्तन वायु की ह्यूमिडिटी को दर्शाता है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड आर्द्रताग्राही है एवं वायु से आर्द्रता को एब्जॉर्ब कर लेता है। अतः कैल्शियम क्लोराइड के वेट में होने वाला परिवर्तन ट्रांसपायरेशन को दर्शाता है। ट्रांसपायरेशन की रेट को ज्ञात करने के लिए कोबाल्ट क्लोराइड पेपर्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। वास्तव में कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के द्वारा हम पत्ती की ऊपरी एवं निचली सतह अर्थात एबैक्सियल एवं एडैक्सियल सरफेस से होने वाले ट्रांसपायरेशन की रेट को कंपेयर कर सकते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड की विशेषता है कि यह शुष्क अवस्था में नीला रंग दर्शाता है, जबकि आर्द्र होने पर इसका रंग लाल या गुलाबी हो जाता है
अतः कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में फ़िल्टर पेपर को डिप करके शुष्क कर लेने पर वह नीले रंग का हो जाता है एवं ऐसी 2 समान आकार की डिस्क को काटकर पत्ती की ऊपरी एवं निचली सतह पर रख देते हैं तथा उस पर स्लाइड लगाकर वैसलीन व क्लैंप से सील कर दिया जाता है, जिस कारण से पत्ती की ऊपरी एवं निचली सतह पर ट्रांसपायरेशन की रेट में डिफरेंस कोबाल्ट क्लोराइड के पेपर के गुलाबी होने से ज्ञात किया जा सकता है। जिस सतह का कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर नीले से गुलाबी रंग में शीघ्र परिवर्तित होता है, उस सतह से ट्रांसपायरेशन की रेट भी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इंफ्रारेड एनालाइजर्स का भी प्रयोग ट्रांसपायरेशन की रेट को ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए इंफ्रारेड रेस की बीम को पत्ती पर डाला जाता है तथा दूसरी तरफ इन रेस की इंटेंसिटी को मेज़र कर लिया जाता है, क्योंकि जल वाष्प के द्वारा इंफ्रारेड रेस का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। इस कारण पत्ती पे डाली गई विकिरण तथा शेष बची विकिरणों की इंटेंसिटी में जो परिवर्तन होगा वह ट्रांसपायरेशन की रेट को दर्शाएगा। थैंक यू।